मकाम कोई भी हो, मौका जो भी हो, असेंबली की तकरीर हो, मीडिया से गुफ्तगू हो, टीवी इंटरव्यू हो या किसी तकरीब से खिताब हो, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में हमेशा रियासत मदीना का जिक्र आता है। कल भी तकरीर तो बजट के अख्तितामी सेशन की थी और उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने रियासत मदीना के 3 बुनियादी उसूलों का हवाला दिया। एक बार फिर याद दिलाया कि रियासत मदीना के 3 बुनियादी उसूल थे, इंसानियत, इंसाफ और खुददारी। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इंसानियत, इंसाफ और खुददारी पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, जरा ये सुनिए फिर बोलते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इस्टेब्लिश किए थे, तो वो प्रिंसिपल्स थे, वो 3 उसूल थे। और जो हमने अपनी पार्टी बनाई 25 साल पहले, तो हमने वो 3 उसूल रखे: इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। पार्टी बनाते वक्त तो वज़ीर आज़म ने ये उसूल अपने सामने रखे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद शायद वो तमाम उसूल भूल गए। वज़ीर आज़म शायद ये नहीं जानते कि मुल्क में इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, गरीब इंसान की क़ुव्वत ख़रीद कम से कम तर होती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोग इस वक्त भूख से मर रहे हैं, फाके करने पर मजबूर हो गए हैं, खुदकुशियाँ की जा रही हैं। एक आम इंसान की अजियत इस वक्त इस बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या यह है इस हुकूमत में इंसानियत का एहसास? हुकूमतें इस तरह अपनी आवाम का ख्याल करती हैं? वज़ीर आज़म सबके लिए इंसाफ की बात करते हैं, एक कानून की बात करते हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन सानेह साहिवाल आज भी सबको याद है। 2.5 साल गुजर चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों बेगुनाह खानदान को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया था। और उस वक्त वज़ीर आज़म जो कि कतर में थे, उन्होंने कौम को यकीन दिलाया था कि वापस आकर वो इस वाक़ये के जिम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा देंगे। लेकिन हुआ क्या? आखिर में मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। सानिया साहिवाल हो, कराची में नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हो या इस जैसे अनगिनत दूसरे वाक़यात हों, मुतासिरीन अब तक इंसाफ मांग रहे हैं। तो क्या यह है इस हुकूमत में इंसाफ की आसान फराहमी? और इंसानियत और इंसाफ के बाद तीसरा नंबर आता है खुददारी का। अब IMF से कर्ज लेना कौन सी खुददारी है? सऊदी अरब, UAE और दीगर मुल्कों से कर्ज लेना, कर्ज के लिए मुल्की इदारों को गिरवी तक रख देना, ये कहाँ की खुददारी है? और तो और किफ़ायत शारी का नारा लगाने वाली हुकूमत में खुददारी की इंतहा यह है कि करोड़पति और अरबपति अरकान असम्बली की तनख्वाहें लाखों में हैं। ये अरकान इतने अमीर हैं कि इन्हें अपनी तनख्वाहें जो लाखों में हैं इसका इल्म भी नहीं है। ज़रा एक क्लिप देखिए कि किस तरह हमने एक रुकन से एक सवाल पूछा उनकी तनख्वाह से मुताल्लिक और उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी तनख्वाह है कितनी। अमजदुल्ला नियाज़ी का क्लिप देखें ज़रा। अभी मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाह है कितनी? अभी एक MNA की तनख्वाह कितनी है जो नेशनल असेंबली का मेंबर हो? मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये आपका ये कहना कोई लाखों में नहीं है, बहुत थोड़ी है। आप जिसको सुन के आप परेशान हो जाएंगे। और हजारों में सर, 70,000 है, 80,000 है मेरे नहीं थोड़ी कम है मेरे ख्याल में। 40,000 बात बताऊं, आप जो एंकर हैं जी नहीं मेरे ख्याल मुझे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। पीपल्स पार्टी की माज़रत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के रुकन थे और इनको ये नहीं मालूम था कि इनकी तनख्वाह कितनी है। बहुत थोड़ी बता रहे थे, लेकिन आखिर तक वो फिगर नहीं बता सके। तो अब एक मजदूर 20,000 रुपये में माहाना अपना गुजारा कैसे कर सकता है? एक मजदूर की कम से कम तनख्वाह इस हुकूमत ने 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी है। और फिर उसके बाद बजट के आखिरी सेशन में कल वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की उसमें अपोजिशन को उन्होंने बिलाखिर 3 साल बाद दावत दी कि आए इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें और आपकी तजवीज़ भी हम सुनने को तैयार हैं। तो अब अपोजिशन उनकी इस तजवीज़ का क्या जवाब देगी? क्या अपोजिशन बैठने के लिए तैयार है? क्योंकि अपोजिशन भी इस वक्त ज़ाहिर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। PDM अलग अपोजिशन कर रही है, पीपल्स पार्टी इस वक्त एक अलग अपोजिशन कर रही है। तो कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं और फिर वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर उनका जवाब भी जानते हैं। कायरा साहब, कल जो वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को तजवीज़ दी है, इसको एक खुशाइंद कदम हुकूमत की जानिब से कहा जा सकता है? इसको अपोजिशन ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी सीरियस ले रही है इस तजवीज़ को? कल वज़ीर आज़म साहब ने जो पार्लियामान में खिताब किया, उसके स्पीकर साहब ने और उनकी पूरी जमात ने बड़ा एहतमाम करके अपोजिशन से डायलॉग किए, तय किया कि वज़ीर आज़म की बात को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा और वज़ीर आज़म अपने हस्बे साबक अपोजिशन को गालियाँ नहीं देंगे। तो उस माहौल में एक तकरीर की गई जिसमें वज़ीर आज़म साहब को बड़ा मुश्किल पेश आई अपने अल्फाज पे काबू रखना। अब ये कितने दिन तक रह सकता है? ये कल के दिन तक था या आइंदा कंटिन्यू करता है? वज़ीर आज़म साहब का रवैया। आज एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें पता नहीं, मुझे नहीं पता वज़ीर आज़म साहब उसमें तशरीफ़ ले गए हैं कि नहीं,
तो ये इस बात का इज़हारिया होगा कि वो चीज़ों को कितना संजीदा ले रहे हैं, अपोजिशन की आरा को कितना बेहतर समझते हैं। मेरा ख्याल है अभी तो डिपेंड करता है। वज़ीर आज़म साहब ने जब ये कानून हेस्ट में पास किया, 1 घंटे के अंदर 21 कानून पास किए जिसमें इलेक्शन लॉज भी शामिल थे, तो उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जी आप आए बैठे, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। तो क्या रह गया बात करने को? लेकिन अब हमारी अपोजिशन जो वो पार्लिमानी पार्टी है वो इस पर देखेगी और अपनी रिस्पॉन्ड करेगी। सही, लेकिन कायर साहब वैसे जाहिर है चूँकि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर मेंबर आप भी हैं, एक बहुत ही ज़ीरक सियासतदान है, आपकी नज़र में अब इस तजवीज़ का जवाब होना क्या चाहिए? चूँकि 3 साल तक तो वज़ीर आज़म बात करने को ही तैयार नहीं थे, अब बिलाखिर चाहे अपनी तकरीर मुकम्मल करने के लिए उन्हें ये आपको ऑफ़र करनी पड़ी है, तो अब अपोजिशन की दीगर जमातों को, आपको, मुस्लिम लीग नून को बैठना चाहिए, इनके साथ अपनी तजवीज़ इनके सामने रखनी चाहिए? देखिए, एक पहलू तो इसका यह है कि उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो 3 साल वो इनके साथ करते रहे, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा। ये रवैया उनका है, उन्हीं को रहने दें। अपोजिशन को चाहिए कि वो अपनी आरा जो हैं वो ज़रूर अब सेनेट की कमेटी में देंगे। कमेटी सुना है, एक बनाई गई है, वो कमेटी पास हुए कानून को रिव्यू कर सकती है, नहीं कर सकती, इसको को मोडेलिटी तय करनी पड़ेगी, लेकिन अपोजिशन को एंगेज करना चाहिए। असूली तौर पे तो टिट फॉर टैट तो यही बनता है कि जो वो करते रहे उसका जवाब उसी तरह दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरतों को, पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए अपोजिशन को अपने रवैये में नरमी रखनी चाहिए और इलेक्शन लॉज को ठीक करने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। और जो मदाखलत है, एक है प्रोसीजर इलेक्शन का कि उस प्रोसीजर में क्या क्या फ्लॉज हैं जिनको दुरुस्त किया जाए, एम्पावरमेंट कैसी हो, अमला कैसा हो, और जो इलेक्शन के अमल में मदाखलत होती है उसको रोकने का भी कोई मैकेनिज्म वो सबको मिल के बनाना चाहिए। तो कायर साहब, हुकूमत तो ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों का हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को समझ रही है। पीपल्स पार्टी की नज़र में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम राइज करना फिर दुरुस्त है? इससे आगे कोई बेहतरी हो सकती है या मामला इससे फिर मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं? कोई एतराज़ इस मशीन पर भी और इस निज़ाम पर है आपको? देखिए, इस पे तो बहुत सारा एतराज़ तो इलेक्शन कमीशन को ही है। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोटोटाइप बना था, जिसपे कोई पहले उन्होंने कुछ इलेक्शन कराया भी है, शायद एक सैंपल के तौर पे, उनको एतराज़ है, तो इलेक्शन कमीशन का बुनियादी एतराज़ दूर होना चाहिए। ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई पार्लियामान से सुप्रीम इदारा है या गवर्नमेंट से बाला है, नो। लेकिन अगर एक सुप्रीम इदारा जिसका काम इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इनेकाद है, वो इलेक्शन प्रोसेस पे, इलेक्शन लॉ पे, अपने इख्तियारात पे, अपने प्रैक्टिस की बुनियाद पे कोई एतराज़ फाइल कर रहा है, किसी चीज़ को कंट्राडिक्टरी कह रहा है, तो उसको सीरियसली सुनना चाहिए, उसकी बात गौर करना चाहिए। दूसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन जो ऑटोनॉमी एंजॉय कर रहा है, ये हमारे दौर में ये ऑटोनॉमी दी गई, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमारे दौर में तकर्री का तरीकाकार तय किया गया। हमारे दौर में नादरा से लिस्टें बनवा के इसमें आईडी कार्ड्स का इंदराज शुरू कराया गया, फिर तस्वीर वाले लिस्टें शुरू हुई। 4.5 करोड़ के करीब जैली वोट उसमें जो थे वो खत्म किए गए। बहुत सारे काम वो फिर 2017 में इसमें रिफॉर्म्स हुई, अब भी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।